एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज़ विभूति खरे। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक रेजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन के ऊपर। भाई जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वन शॉट लेक्चर में आप इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ लो, इसके बाद में मैं आपके लिए एक अलग सा सेपरेट सेशन बना दूंगी जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये लो जी, आ गया आपके सामने एक ऐसा सेशन जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक के? तो रेजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन के। अब हो ना हो बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैम आखिर ये जो आपका सेशन है ये किन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो उसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ। तो हमारे वो बच्चे जो कि सबसे पहली बार इस टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सेशन है इम्पॉर्टेंट। फिर हमारे वो बच्चे जो कि ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर कई सारे सवाल लगा चुके हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स को क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हाँ अब वो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, एडवांस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये सेशन है इम्पॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो ये हमारे सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सिखाऊंगी और बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी, यानी कि बिल्कुल लेवल 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ग्रेजुअली हम जाएंगे लेवल 2 पर, फिर हम जाएंगे लेवल 3 पर, फिर हम जाएंगे लेवल 4 पर, और सेशन के एंड तक हमारा लेवल इतना बढ़ चुका होगा कि प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना, उन सवालों को भी हम सॉल्व कर सकेंगे। तो इस सेशन में आपको प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, साथ ही साथ कुछ सैम्पल पेपर्स के भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे सवाल आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे, कुल मिलाकर के 20 से 25 क्वेश्चंस। और इसी स्टेज पे मैं आपको एक चीज़ की गारंटी और दे देती हूँ कि वो बच्चे जो कि आज इस सेशन में जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो उन क्वेश्चंस को जिन भी बच्चों ने बहुत ही सिंसियरली और जेन्युइनली मेरे साथ सॉल्व किया है, उन बच्चों से अभी जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है, उन एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे जो भी सवाल क्यों ना आ जाए, जो भी किसी भी तरह का, वो हर तरीके का सवाल बच्चे से बन जाएगा अगर वो मेरे साथ इस सेशन के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सिंसियरली तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास ना रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 टाइप का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। एक तो हमारे सर्किट में जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज़ में आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक के बाद एक, तो वो हम बोलते हैं कि रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हो गया कैसा वाला? सीरीज़ वाला। ठीक है, फिर इसके बाद में जो सेकेंड टाइप का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टर्स है ना वो पैरेलली अरेंज दिखते हैं, यानी कि एक के नीचे एक के नीचे एक। ठीक है, तो वो क्या हो गया? रेजिस्टर्स का इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन हो गया। फिर इसके बाद में एक और टाइप का कॉम्बिनेशन आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में भी आपको अरेंज्ड मिलेंगे और आपस में पैरेलली अरेंज्ड भी होते हैं। तो सबसे पहले तो हम फोकस करते हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसके बाद में हम मिक्स्ड टाइप के कॉम्बिनेशन के ऊपर स्विच करेंगे। ठीक है, अब एग्जैक्टली सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं जल्दी से एक सिमुलेशन से। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर समझेंगे और फिर इसके बाद में आ जाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा सिमुलेशन? जल्दी से हम बात करते हैं अपने सिमुलेशन की। देखो, अब यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रिक सर्किट हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं और दोनों ही रेजिस्टर्स एक के बाद एक कनेक्टेड है, यानी कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। फिर इसके बाद में हमारे पास एक दूसरा सर्किट है जहाँ पे 2 हमारे पास रेजिस्टर्स हैं और ये दोनों ही रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन कैसे हैं? पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जितना करंट
पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा, यानी कि अगर सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट आई ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो पहला वाला रजिस्टर है, यानी कि वो वाला रजिस्टर जिसके पास सबसे पहले करंट जा रहा है, उस वाले रजिस्टर के पास ज़्यादा करंट आ गया और पड़ोसी वाले करंट सर्किट के पास रजिस्टर के पास थोड़ा सा कम करंट गया। नहीं, पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई अमाउंट ऑफ करंट ही हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे वोल्टेज की, यानी कि पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल और वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में देखने को मिलेगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वोल्टेज का यानी कि पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम जाता है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। कहाँ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई रिपीट, जो आपने सीरीज में पढ़ा है ना, उसका घुमा के कर दो क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कैसे समझे इस बात को? तो देखो, हमारे पास अभी एक बैटरी है और हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है। बैटरी जो हमारे पास है उसका हम वोल्टेज देख लेते हैं। बैटरी का वोल्टेज है हमारे पास यहाँ पे कुल मिलाकर के 9 वोल्ट, ठीक है। तो 9 वोल्ट की हमारे पास एक बैटरी है। और अगर हम बात करेंगे रजिस्टर की, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? रजिस्टर का रेजिस्टेंस है यहाँ पे देख लो 10 ओम, ठीक है। और इस वाले रजिस्टर का भी रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। यानी कि 9 वोल्ट की एक बैटरी है और 10-10 ओम्स के यानी कि रेजिस्टेंस के हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है। अब इनको जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता भी है या नहीं होता। चलो देखते हैं। हमने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, करंट जो है पूरे सर्किट में फ्लो होने लगा। अब ज़रा हम देखते हैं कि क्या वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रजिस्टर्स के अक्रॉस। तो कैसे चेक करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, वोल्ट मीटर से चेक करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि 9 वोल्ट की बैटरी थी, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है? 4.5 वोल्ट का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पहले वाले रजिस्टर की, तो इसके अक्रॉस भी हम बोल रहे हैं कि 4.5 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है। इसका मतलब क्या? कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का, पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता ही होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं करंट की। करंट के लिए हमको चाहिए है क्या? एक एमीटर। तो पूरे सर्किट में, ठीक है, पूरे सर्किट की अगर हम बात करें तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? देखो, पूरे सर्किट में हम बोल रहे हैं कि 0.45 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे रजिस्टर 1 की, तो रजिस्टर 1 के अक्रॉस भी 0.45 एम्पियर का करंट जा रहा है। सिमिलरली रजिस्टर 2 के अक्रॉस भी 0.45 एम्पियर का करंट जा रहा है। यानी कि पूरे सर्किट में 0.45 एम्पियर करंट दौड़ रहा था और हर एक रजिस्टर के अक्रॉस इतना ही करंट गया है, लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने प्रूव करके आपको बता दिया कि कैसे क्या होता है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास एक बैटरी है 9 वोल्ट की है और दो हमारे पास रजिस्टर्स हैं और दोनों ही रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10-10 ओम्स है। अब ज़रा यहाँ पे हम स्विच ऑन करके देखते हैं कि करंट और वोल्टेज का यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी? वोल्टेज की। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ये जो पहला वाला रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे वोल्ट मीटर ने दिखाया कि भाई 9 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है किसके अक्रॉस? इस पहले वाले रजिस्टर के अक्रॉस। चलो ठीक है, दूसरे वाले के अक्रॉस भी चेक करते हैं। दूसरे वाले रजिस्टर के अक्रॉस भी 9 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है। बैटरी कितने वोल्ट की थी? बैटरी हम बोल रहे थे कि 9 वोल्ट की थी और हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना गया? 9 वोल्ट का ही गया। इसका मतलब क्या? कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। चलो ठीक है, हटाओ इसको। अब हम बात करते हैं किसकी? करंट की। करंट को लेकर के आते हैं, सॉरी एमीटर को लेकर के आते हैं। अब पूरे सर्किट में करंट अगर मैं बात करूं तो कितना बह रहा है? 1.80 एम्पियर बह रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे चेक करना है क्या इतना ही करंट हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा। चलो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं अपने पहले वाले रजिस्टर की, तो देखो यहाँ पे जो करंट है वो कितना जा रहा है? 0.90 एम्पियर जा रहा है।
सिमिलरली रजिस्टर 2 के अक्रॉस भी 0.90 एम्पियर करंट जा रहा है। सर्किट में करंट कितना बह रहा था? 1.80 एम्पियर बह रहा था। लेकिन जब रजिस्टर में जाने की बारी आई तो रजिस्टर में जाने पर क्या हुआ? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कुछ करंट पहले वाले रजिस्टर के पास गया, बाकी बचा हुआ करंट कहाँ चला गया? दूसरे वाले रजिस्टर के अक्रॉस चला गया। यानी कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे की। तो वोल्टेज और करंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मैं बता देती हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, या आपके पास जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सभी रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है उन सभी को आप क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कहाँ? आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का। जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आपको पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या कैसे करोगे? हर एक रजिस्टर का जो भी रेजिस्टेंस है ना, उसका आप लोगे रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल को आप ऐड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं कि सपोज 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आया है? 1 अपॉन 10 आया है, तो आंसर में इतना ही लिख करके आ जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, पूरा पूरा आपको लिखना है। उसको घुमा दो तो कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 ओम्स। इतना लिख करके मत आना, गड़बड़ हो जाएगी। इस तरीके से लिख करके आना। ठीक है, चलो अब इसके बाद में एक और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सभी रजिस्टर्स आपके पास कैसे हैं? एक ही रेजिस्टेंस के हैं। जैसे कि अभी हमारे पास ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं और दोनों ही रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10-10 ओम्स है। तो अगर आपको क्या निकालना हो? आर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक क्या यूज कर सकते हो? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n इंटू में आर। ये कब आप यूज करोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब क्या है? जब आपके पास रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो और सभी रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो? बराबर हो, सेम हो, इक्वल हो, उस केस में आप अपने सर्किट में आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो? n इंटू आर करके। यहाँ पे n क्या है? n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है। जैसे कि यहाँ पे मेरे इस एग्जाम्पल में 2 रजिस्टर्स हैं, तो n की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? 2 लिख दूंगी। ठीक है, और r क्या है? r आप बोल सकते हो कि वो रेजिस्टेंस है हर एक रजिस्टर का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि इस वाले रजिस्टर का भी रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, इसका भी कितना है? 10 ओम है। तो R की जगह में क्या लिख दूंगी? रेजिस्टेंस, यानी कि 10। तो ये कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 20 ओम्स। तो मुझे R1, R2, R3 नहीं करना पड़ा। मुझे सब बस इतना पता होना चाहिए कि मेरे सर्किट में सीरीज में कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं जिनका रेजिस्टेंस कैसा है? सेम हो। तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो तो क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ऐसी ही एक शॉर्ट ट्रिक कहाँ आती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आती है। क्या आती है? अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या आएगी? आर अपॉन एन। आर अपॉन एन का मतलब क्या है? अगर आपके पास रेजिस्टर्स हो जिनका जो रेजिस्टेंस है वो सेम हो और वो कैसे कनेक्टेड हो? पैरेलली कनेक्टेड हो, तो आप सर्किट में आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो? आर बाय एन। एन यहाँ पे क्या है? अगेन वही नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 रेजिस्टर हैं, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? 10-10 ओम का है। तो मैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकती हूँ? आर अपॉन एन। आर की जगह में क्या रख दूंगी? 10। एन की जगह में कितना रख दूंगी? 2। क्यों? क्योंकि 2 रेजिस्टर्स हैं। तो ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 ओम्स। ठीक है, तो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5 ओम्स आ गया। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आप तभी यूज करोगे जब आपके पास जितने भी रेजिस्टर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सभी का रेजिस्टेंस क्या हो? सेम हो। अगर अलग अलग होगा ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तब वहां पे आप ये ट्रिक यूज नहीं कर पाओगे आर इक्विवेलेंट वाली। तब आपको यहाँ वहां पे
प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 करके। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे ये कब यूज करोगे, जब सभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ है, आर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हमारे रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट निकलता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आर इक्विवेलेंट कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। और जब हमारे रेजिस्टर्स पैरेलली कंबाइंड होते हैं तो उस समय जो आर इक्विवेलेंट निकलता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। कैसा होता है, मिनिमम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम कब होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। आर इक्विवेलेंट मिनिमम कब होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इतना क्लियर है। तो जितनी थ्योरी ज़रूरत थी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए उतनी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं कहाँ, अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, कहाँ गई हमारी स्लाइड्स, तो ये आ गई हमारी स्लाइड और हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट total resistance which can be secured by the combination of 4 coils of resistances 4 ohms, 8 ohms, 12 ohms and 24 ohms। इसका क्या मतलब है, आपके पास टोटल 4 रेजिस्टर्स हैं और चारों रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, अलग अलग है। अलग अलग है इसका मतलब क्या कि आप R इक्विवेलेंट NR या R इक्विवेलेंट R/N का यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सभी रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कैसा है, बराबर है। तो जब यूज़ कर ही नहीं सकते हैं तो लिखने का क्या मतलब है, ये लो हमने हटा दिया। तो 4 रेजिस्टर्स हैं जिन सभी का रेजिस्टेंस कैसा है, अलग अलग है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस विच कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ दिस मच रेजिस्टेंस। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आर मैक्सिमम कब होता है, आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम कब होता है, जब रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हो, सीरीज में। और आर इक्विवेलेंट मिनिमम कब होता है, जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। तो जब बात कर रहे हैं किसकी, हाईएस्ट की, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम। कैसे निकालेंगे, अपने सभी रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ करके। भाई अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आर इक्विवेलेंट कैसा निकलता है, मैक्सिमम निकलता है। और जब वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो कैसा निकलता है, मिनिमम निकलता है। सवाल में हमसे यही पूछा गया है कि कैसे सभी रेजिस्टर्स को, सभी कॉइल्स को हम कंबाइन करें कि एक बार हमें क्या मिले, हाईएस्ट आर इक्विवेलेंट मिले और एक बार हमें क्या मिले, लोवेस्ट आर इक्विवेलेंट मिले। यही सवाल है। तो आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम कब हम निकाल सकते हैं, जब हम सभी को क्या कैसे कनेक्ट कर दें, सीरीज में कनेक्ट कर दें। तो ये कितना हो जाएगा, 4 ohms, 8 ohms, 12 ohms, 24 ohms। तो हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 48 ohms। ठीक है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैंने आपको निकाल के बता दिया, कितना आ गया, 48 ohms, है ना। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी आती है किसकी, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस। टोटल मतलब क्या, इक्विवेलेंट। तो लोवेस्ट या मिनिमम आर इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तब जब इन सभी को हम कैसे कनेक्ट कर दें, पैरेलली कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये लो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी चला देख ही लो। ये देखो चारों रेजिस्टर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, एक के नीचे एक रख दिया है, 4 ohms का, 8 ohms का, 12 ohms का, 24 ohms का। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में रखो, सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस पैरेलली कनेक्टेड होना चाहिए एंड दैट्स इट। तो अब अभी भी मैंने आपको सिखाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1 कैसे करेंगे, देखो इधर पे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, तो 4 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है। 6 4 24 होता है ना। चलो फिर 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, है ना। 8 3 24 होता है। 12 की टेबल में 24 कब आएगा, 2 में।
12 टू ज़ा 24 होता है ना, और 24 1 ज़ा कितना होता है 24 होता है। सबको ऐड कर दो तो 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 + 2 कितना हो गया 12। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 12/24। अब कुछ बच्चे बस इतना ही सॉल्व करके छोड़ देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे 1/2 करके छोड़ देंगे, जबकि ये गलत है। इसको ऐसा नहीं छोड़ना है, उसका उल्टा करो। ये तो 1/R इक्विवेलेंट निकाला है आपने, आपको क्या निकालना है R इक्विवेलेंट। तो कितना आ जाएगा 2/1 यानी कि 2 ओम्स आ जाएगा। तो इतने पे मत छोड़ के आना, ठीक है। चलो, आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। तो ये आया है 2015 में और बड़ा ही आसान सा सवाल है। सवाल क्या है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम्स का रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, एक सर्किट है, और इस सर्किट में ना एक चीज़ आप ऐड कर देना कि ये जो बैटरी है ना ये कितने वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है। इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको एक चीज़ ऐड करनी है, और वो क्या है, बैटरी का वोल्टेज लिख देना है। कितना है 3 वोल्ट है। तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें बैटरी है 3 वोल्ट की, और इसमें 2 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। और दोनों ही रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कैसा है, अलग अलग है। एक का 10 ओम्स है और दूसरे का कितना है 20 ओम्स का है। सवाल में हमसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़ ये है कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना बह रहा है, और दूसरी चीज़ जो 10 ओम्स का जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है। तो 2 चीज़ें पूछी गई हैं, पूरे सर्किट में करंट कितना जाएगा और 10 ओम्स के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अभी हमने सिमुलेशन से भी सीखा है, प्रूव करके देखा है हमने कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट तो जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो करंट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V = I × R। पढ़ लिया है ना हमने, अब तो रिवाइज भी कर लिया है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V = I × R, ठीक है। तो पूरे सर्किट में हमको करंट निकालना है, I निकालना है। तो I हम कैसे निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं V/R करके, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट का। तो V की जगह पे मैंने लिख दिया कितना 3। लेकिन अब बारी आती है किसकी, R को लिखने की। यहाँ पे मैं R क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं R लिखूंगी R इक्विवेलेंट वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केवल एक रजिस्टर नहीं है, 2 रजिस्टर है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा, तभी मैं ओम्स लॉ के फॉर्मूले में R इक्विवेलेंट रख के I निकाल सकती हूँ। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई, हमारे दोनों ही रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2। कितना हो जाएगा 10 + 20 यानी कि 30 ओम्स, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 30 ओम्स। अब क्या करेंगे, ओम्स लॉ के इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, कितना हो जाएगा 3/30 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज कितना है हमारी बैटरी का 3 वोल्ट का है। R इक्विवेलेंट कितना निकाला 30 ओम्स, तो बस फॉर्मूले में रख दिया। ये कितना आ गया 1/10। तो हमारा करंट कितना आया, करंट आया हमारा 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर, ठीक है। करंट कितना आ गया 0.1 एम्पियर। अब अभी हमने सिमुलेशन से सीखा था कि पूरे सर्किट में जो भी करंट होगा वो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जाएगा। तो पूरे सर्किट में करंट कितना आ गया 0.1 एम्पियर, और यही तो हमसे सवाल में पूछा गया था। देखो, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 0.1 एम्पियर। तो एक पार्ट तो आ गया हमारे इस क्वेश्चन का, यानी कि पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है 0.1 एम्पियर, ठीक है। अब दूसरा पार्ट ये है कि पहले वाले रजिस्टर के अक्रॉस यानी कि 10 ओम्स के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड वाला जो हमारा रजिस्टर है इसके बारे में हमको क्या क्या चीज़ें पता है। हमको ये पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का, और हमको ये भी पता है कि इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट इसमें जा रहा है 0.1 एम्पियर्स का। तो निकालना क्या है, निकालना यहाँ पे V है।
क्यों लिया मैंने 0.1 एम्पियर्स? क्योंकि बार बार मैं आपको बोल रही हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जितना करंट पूरे सर्किट में जा रहा है उतना ही करंट हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले वाले रेजिस्टर ने ज़्यादा करंट ले लिया और पड़ोसी वाले रेजिस्टर को थोड़ा सा कम करंट दिया, नहीं। 0.1 एम्पियर अगर पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है तो 0.1 एम्पियर ही इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो करंट कितना जा रहा है इस रेजिस्टर के अक्रॉस? दिस मच। इसका रेजिस्टेंस कितना है? दिस मच। क्या करेंगे? V निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगेन ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। V निकालना है, करंट कितना है? 0.1 है, रेजिस्टेंस कितना है? 10 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट, है ना। 0.1 इंटू 10 कितना होता है? 1 ही तो होगा ना। तो इस 10 ओम्स के रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई कितनी हो रही है भाई? कितना पोटेंशियल है? 1 वोल्ट का है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, है ना। दोनों ही पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। और देखो इतना इजी पीजी क्वेश्चन आया था 2015 बोर्ड्स में। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल है, अभी तो देखना हम कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। चलो, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं होगा किसी को। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देयर आर 3 रजिस्टर्स जॉइंड इन सीरीज इन अ सिस्टम हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ohms, 20 ohms and 30 ohms respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volt, find the total resistance and the current through the circuit. यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास R1 है कितना? 10 ohms का, R2 है कितना? 20 ohms का, और साथ ही साथ R3 कितना है? R3 है 30 ohms का। बोला क्या गया है कि तीनों ही रेजिस्टर्स को हमने ज्वाइन किया है सीरीज में, ठीक है। और इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू भी हमको गिवन है, कितनी हो गई? 240 हो गई। तो पूछा क्या गया है? फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और पूरे सर्किट में करंट कितना बह रहा है वो निकालना है। ये भी अगेन एक बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे निकालेंगे? बस हमको ये पता करना है कि आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। कैसे है? सीरीज है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई? तो R1 प्लस R2 प्लस R3। R3 के बाहर भी जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 ही तो है रजिस्टर, तो क्यों जाना R4 तक? R3 ही काफ़ी है। R1 कितना है? 10, R2 कितना है? 20 और R3 कितना है? 30। कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 60 ओम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी एक पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया? 60 ओम्स। अब क्या करेंगे? दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या करना है? करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट कितना जाएगा भाई? अगर आपको V पता है, अगर आपको R पता है, तो क्या आप I नहीं निकाल सकते हो ओम्स लॉ से? अजी बिल्कुल निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना गिवन है? 240, है ना। और R इक्विवेलेंट कितना आया है हमारा? 60। तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 से ये 0 चला गया, 6 4 ज़ा 24। तो I कितना आ जाएगा? I आ जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। तो पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है? 4 एम्पियर जा रहा है। अब जो कि हमारे सभी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि यही 4 एम्पियर करंट हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना। तो करंट आ चुका है और R इक्विवेलेंट आ चुका है। तो इन दोनों को निकालते हुए हमने ये वाला क्वेश्चन भी क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, देन फाइंड द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश। यानी कि इनिशियली हमारे पास एक वायर था और जिसका रेजिस्टेंस कितना था? R था, ठीक है। अब बोला गया कि इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन वो 5 भाग भी कैसे थे? सभी 5 पार्ट्स एक दूसरे के बराबर थे, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। अब अगर उसको इस एग्जाम्पल की, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात ना करूं, मेरे पास एक वायर जो है जिसका रेजिस्टेंस R है, उस वायर को अगर मैं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं, यानी कि 2 टुकड़ों में कर दूं, तो हर एक वायर का या बोल सकते हो कि हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा भाई? पूरे वायर का R था, है ना, तो 2 उसके भागों का 2 इक्वल पार्ट्स का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा R/2 और इसका हो जाएगा कितना? R/2, है ना।
तो लेकिन इस सवाल के अगर हम ऊपर दोबारा जाएं तो इस सवाल में एक वायर को जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जब हम 2 में कर रहे थे तो हर एक पार्ट का R/2 वाला था, तो जब हम 5 में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब वायर को काटा 5 इक्वल पार्ट्स में और इन सभी 5 इक्वल पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलली कनेक्ट करा है। तो अब हमारे पास सर्किट जो आया है उसका बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन का है वो। ठीक है, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश देन फाइंड द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश। यानी कि इनिशियली R रेजिस्टेंस किसका था, एक लंबे वायर का था। जब उसके 5 इक्वल पार्ट्स काट दिए और उन सभी 5 इक्वल पार्ट्स को पैरेलली कंबाइन कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, इक्विवेलेंट R डैश आ गया। तो हमसे R अपॉन R डैश के बारे में पूछा जा रहा है, उसके रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है। तो R के बारे में तो कुछ नहीं निकालना है हमको, हमें किसके बारे में निकालना है, R डैश के बारे में निकालना है। R डैश जो है वो कब आया, जब सभी इक्वल पार्ट्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, यानी कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R5 करके, ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन जब हम सिमुलेशन की अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको बताया था कि जब सभी रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो, बराबर बराबर हो, तो हम R इक्विवेलेंट, सॉरी ये 1/R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो हम 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकाल सकते हैं, तो R इक्विवेलेंट हम कर सकते हैं R अपॉन N। सीरीज में होता तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R हो जाता, लेकिन अब जो कि हम बोल रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R इक्विवेलेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, R अपॉन N से। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं R अपॉन N करके। ठीक है, तो इसी वाली ट्रिक से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, तो R कितना आएगा भाई, हर एक वायर का जो, या हर एक वायर बोलो या हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस मैंने आपको कितना बताया था, कितना हो गया, R/5। भाई लंबे वायर का R था तो हर एक पार्ट का कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम R की जगह पे क्या लिख देंगे, R की जगह पे हम लिख देंगे R अपॉन 5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ वायर्स हैं, तो 5 हैं, तो N की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा कितना, 1/R इक्विवेलेंट नहीं है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R बाय कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये R इक्विवेलेंट कौन सा वाला है, ये है R डैश के बराबर। भाई जो न्यू कॉम्बिनेशन बना है 5 वायर्स का, 5 इक्वल पार्ट्स का, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया, R/25। तो अब आपके पास R है, अब आपके पास R डैश भी है, तो इनका रेशियो बना दो। ठीक है, तो R अपॉन R डैश का रेशियो कितना बन जाएगा, R अपॉन 25। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो इधर पे आ गया अपना आंसर 25। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। सिंपल था, या तो आप 1/R इक्विवेलेंट को, आपको यहाँ पे फोकस किस पे करना है कि हर एक इक्वल पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/5 आएगा। पूरे वायर का R था, अगर उस वायर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाता, R/2 है ना, लेकिन हमने यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट का R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, या रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R/5 आ जाएगा। और पांचों को उठा करके हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना निकल आएगा, या तो आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से कर लो, या फिर R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करो, R अपॉन N। क्यों, क्योंकि सभी रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, बराबर है, तो इससे निकालोगे तो जल्दी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R/25 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, रेशियो निकाल दोगे, खत्म बात, ये भी आसान है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। फर्स्ट, स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स इन द सर्किट। 2, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू A एंड B, यानी कि अलग अलग रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है,
और थर्ड क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो इस डायग्राम को ध्यान से पढ़ो, सर्किट को ध्यान से पढ़ो। हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, एक है 10 ओम का और एक है 15 ओम्स का, ठीक है। और दोनों ही आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में है क्या, एक के बाद एक है या एक के नीचे एक है, एक के नीचे एक है, मतलब क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, उसको हमने कनेक्ट किया है 3 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। तो सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन का पहला पार्ट यही है कि हमको बताना है कि यहाँ पे रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, कौन से टाइप का है। तो दिख ही रहा है यहाँ पे भाई, क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, वो है पैरेलली कनेक्टेड। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है कि अलग अलग रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है। तो अब जो कि हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और सिमुलेशन से हमने सीखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, वोल्टेज नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन हाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग करंट जाने वाला है। चलो एक काम करते हैं, ये जो R1 है यानी कि जो पहला वाला रजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है वो हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, अगेन ओम्स लॉ का हम यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो V इज इक्वल टू आई आर से हम करंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो कि इस सर्किट में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, और पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट का है भाई, 3 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इतना ही वोल्टेज हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा। तो R1 रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है, 3 वोल्ट का जा रहा है, इज इक्वल टू करंट हमें निकालना है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, यानी कि R1 के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, 0.3 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं R2 यानी कि 15 ओम्स के रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है। कैसे निकालेंगे, दोबारा V इज इक्वल टू आई इंटू आर के फॉर्मूले से। V कितना है, V इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट की जाएगा, करंट हमें निकालना है, R कितना है इसका 15 है, तो I इज इक्वल टू 3/15। तो 3 1 3 3 5 15, ये कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर, है ना। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 तो दिख ही नहीं रहा है, कुछ और ही दिख रहा है, अच्छे से लिख देते हैं। तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं। तो 15 ओम्स के रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, 0.2 एम्पियर। 10 ओम्स के रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, 0.3 एम्पियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो भी हमने कवर कर लिया कि इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, 10 वाले के अक्रॉस जा रहा है 0.3 एम्पियर, और इसके अक्रॉस कितना जा रहा है 0.2 एम्पियर। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एम मीटर। अब एम मीटर की रीडिंग हमें बतानी है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो एम मीटर है ये कनेक्ट कहाँ किया गया है। ये जो हमारा एम मीटर है ना, ये हमारे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से अलग है ना। अगर हमारा एम मीटर यहाँ कहीं कनेक्ट होता तो आपके दिमाग में ये आता कि मैम ऐसा तो नहीं कि ये वाला जो एम मीटर है ये किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है वो मेजर करना चाह रहा है, लेकिन हमको इस डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो एम मीटर है वो कॉम्बिनेशन से दूर है। तो बेसिकली एम मीटर क्या कर रहा है, पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना बह रहा है उसको मेजर कर रहा है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है उसको, ठीक है। अब जो कि हमें पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि आई अमाउंट का करंट पूरे सर्किट में दौड़ रहा है, तो उस आई अमाउंट में से 0.3 एम्पियर कहाँ गया, 10 वाले रजिस्टर के अक्रॉस गया, और 0.2 एम्पियर कहाँ गया, 0.2 एम्पियर गया 15 ओम्स के रजिस्टर के अक्रॉस। इसका मतलब क्या कि अगर मैं दोनों ही रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है उसको मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, टोटल करंट जो कि हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा है ना। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, 0.3 प्लस 0.2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आंसर आपका 0.5, और यही क्या है, रीडिंग है हमारे एम मीटर की, क्योंकि एम मीटर क्या कर रहा है, सर्किट में टोटल करंट कितना दौड़ रहा है वो मेजर करने की कोशिश कर रहा है। तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना गया है उस करंट को आप ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास, टोटल करंट जो कि आपके सर्किट का होगा, यानी कि एम मीटर की रीडिंग होगी। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का सल्यूशन है।
आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आसान सा सवाल था, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए आपको बता रही हूँ, आगे बढ़ रहे हैं हम। चलो फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल, अ की, an ammeter, a resistor of 2 ohms in series with a combination of 2 resistor 4 ohms each in parallel and a voltmeter across the parallel combination. फिर इसके बारे में पूछा गया है, will the potential difference across the 2 ohms resistor be the same as that across the parallel combination of 4 ohms resistors. बेसिकली यहाँ पे हमको ये सर्किट को ड्रॉ करने के लिए भी बोला जा रहा है। होता क्या है हमेशा कि हमको सर्किट का जो डायग्राम है वो गिवन रहता है, उस डायग्राम को हमें पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, लेकिन इस सवाल में हमको सर्किट को ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हमको सर्किट बनाना पड़ेगा। इसके बाद में आगे क्या पूछा गया है कि विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ohms रजिस्टर बी द सेम एज दैट अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ohms रजिस्टर। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, हमको बनाना पड़ेगा एक सर्किट डायग्राम। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक सेल भी है, एक की भी है और एक एमीटर भी है। एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ohms का, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स 4 ohms ईच। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारे पास रजिस्टर्स कितने हैं, 3 हैं। एक है 2 ohms का, ठीक है, और 2 है 4 ohms के, ठीक है। ये जो 2 ohms का रजिस्टर है ये इन दोनों के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में हमें पता है कि एक के बाद एक आता है, तो ये हो गया क्या अपना 2 ohms का रजिस्टर। ये फर्दर किससे कनेक्टेड है, 2 रजिस्टर से, जिसका हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ohms का है, और दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम बना देंगे ये, ठीक है, और ये बना दिया हमने। तो यहाँ पे हमने बना दिए 2 रजिस्टर, और हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ohms है, और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। लेकिन ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये 2 ohms के रजिस्टर के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और यही हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है करने के लिए। फिर इसके बाद में एक सेल भी है, एक की भी है, एक एमीटर भी है, और बोला जा रहा है कि एक वोल्ट मीटर भी लगा के रखा है। वोल्ट मीटर कहाँ लगाया है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा करके रखा हुआ है। तीनों ही रेजिस्टर्स को हमने बना दिया, वोल्ट मीटर को भी हमने प्लेस कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे की। अब यहाँ पे एम मीटर भी बोला गया लगाने के लिए, लेकिन एम मीटर के बारे में हमको नहीं बोला है कि किस एग्जैक्टली किस रेजिस्टर के अक्रॉस लगाना है। इसका मतलब क्या कि ये जो एम मीटर है ना, ये एम मीटर हमारे तीनों ही रेजिस्टर्स के क्या है, दूर है ना, किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस नहीं लगाया गया है एम मीटर, ठीक है। ये लगा दिया हमने एम मीटर। तो एम मीटर को हमने प्लेस कर दिया, दोनों तीनों रेजिस्टर हो गए हैं। अब लगा देते हैं एक सेल और एक लगा देते हैं की। तो ये लगा दिया हमने सेल और ये हमने लगा दिया क्या, की। तो ये हो गया हमारा सर्किट पूरा रेडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे। आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या क्या गया है, सेल के बारे में, की के बारे में, एमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर और एमीटर को लगाया कहाँ गया है वो भी आपको देखना पड़ेगा। रेजिस्टर्स जो भी आपको गिवन है वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली हैं, सीरीज में है या पैरेलल सीरीज में है, आखिर है क्या, वो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हो। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली ऐसा सवाल आया है। आप ये मत सोचिएगा कि मैम जो है ना एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी बता रही हैं, केसेस भी बता रही हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस के थ्रू सर्किट डायग्राम बनाने को आता है, और फिर उस सर्किट डायग्राम के ऊपर फर्दर और आगे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ohms रजिस्टर बी द सेम, यानी कि 2 ohms रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या वो सेम है, किससे सेम है, तो 4 ohms के रजिस्टर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है क्या उसके बराबर है। तो इसका जवाब हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे कॉम्बिनेशन का। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 1/R1 1/R1 + 1/R2,
कितना हो जाता है 1/4 प्लस 1/4, ये कितना हो जाता है 4/2, यानी कि 4/2 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा, उसका आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आया है 2 ohms निकल करके आया है। सिंस द रजिस्टर ऑफ 2 ohms एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ohms रजिस्टर्स आर इन सीरीज में है, यानी कि सेम करंट फ्लो होगा। और अगर करंट फ्लो है सेम है, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का जवाब होने वाला है कि हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ohms रजिस्टर will be the same as that across the parallel combination of 4 ohms resistors। क्यों, क्योंकि करंट जो है वो सेम जा रहा है। करंट सेम क्यों जा रहा है, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। भाई सीरीज में हमने पढ़ा ना कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो जितना करंट इसके पास जाएगा उतना करंट इसके पास भी जाएगा। तो अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ सर्किट डायग्राम इज गिवन एज शोन बिलो, कैलकुलेट, ये रहा आपका सर्किट डायग्राम। क्या क्या हमको कैलकुलेट करना है, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द टोटल करंट इन द सर्किट, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो सबसे पहले तो हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्विवेलेंट निकाल करके रख देते हैं। तो क्लियरली हमको इस सर्किट डायग्राम से समझ में आ रहा है कि हमारे जो जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए R/N का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस के है ना, तो फिर ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलने वाला, हटाओ इसको। चलो 1/R1 कितना है, 1/2 ले लेते हैं, 1/R2 कितना है 1/5 ले लेते हैं, 1/R3 कितना है 1/10 ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसका क्या करोगे, एलसीएम ले लेना। कितना आ जाएगा एलसीएम, 2, 5 और 10। पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ, नहीं तो कई बार बच्चे इसी बात पे गुस्सा हो जाते हैं कि मैम पूरा सॉल्व करके नहीं बताती हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5, 2 5 कितना हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 5 2 जा 10। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, ये लिख दिया हमने। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, 5 2 जा 10 होता है, ये लिख दिया हमने 2। 10 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो लिख दिया हमने कितना 1। तो ये कितना आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 + 2 कितना होता है 7, 7 + 1 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, तो 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है। तो ये 1/R इक्विवेलेंट कितना आया है 4/5 आया है। इसको घुमा के लिखना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि हमें R इक्विवेलेंट बताना है ना, 1/R इक्विवेलेंट थोड़ी बताना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 ohms। ठीक है, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का कितना आ चुका है 5/4 ohms आ चुका है। आगे जाकर के इसको आप फिर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में टोटल करंट इन द सर्किट। अब पूरे सर्किट में करंट कितना बह रहा है, तो क्या आपके पास टोटल पोटेंशियल है कि पूरे हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या वोल्टेज कितना है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हमें बैटरी का पोटेंशियल पता है कितना है 10 वोल्ट का। तो भले ही पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, हमें पता है कि पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10 वोल्ट का होगा, वोल्टेज कितना होगा 10 वोल्ट का होगा। फिर इसके बाद में पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है वो तो हमने अभी अभी निकाला है। तो क्या हम पूरे सर्किट का करंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, V = I × R। ठीक है, वोल्टेज कितना है 10 है, करंट तो हमें निकालना ही है। रेजिस्टेंस कितना आया है, अभी अभी निकाला है हमने 5/4 आया है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। 4 को यहाँ ले जाओ, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कैसे निकाला, अगेन ओम्स लॉ को यूज़ कर रहा है हमने यहाँ पे, है ना। वी पता है 10 वोल्ट का, आई हमको निकालना है, और करंट रेजिस्टेंस हमने अभी अभी निकाला है। कितना निकाला है 5/4 का निकाला है। तो इजी कैलकुलेशन से हमने करंट निकाल लिया 8 एम्पियर का, यानी कि 8 एम्पियर करंट हम बोलते हैं कि पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। चलो अब हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या है, थर्ड पार्ट हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जाएगा। भाई दिख ही रहा है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो करंट का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पूरे सर्किट में 8 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यही 8 एम्पियर करंट इन तीनों रेजिस्टर में क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। कैसे निकालेंगे, चलो एक काम करते हैं। ये जो 2 ओम का जो रेजिस्टर है ना, इसकी बात करते हैं। इसके अक्रॉस
सबसे पहले तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, पता है ना कितना है इसका रेजिस्टेंस, तो 2 ओम्स का है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है ये भी हमको पता है। कैसे पता है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट पोटेंशियल ही जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट का है। तो एक काम करते हैं ना, इस पर भी लगा देते हैं ओम्स लॉ। V हमको पता है 10 का है, करंट इसमें हमें निकालना है, रेजिस्टेंस इसका हमें पता है कितना है 2, तो 2 5 का कितना होता है 10। तो 2 ओम्स के रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 5 एम्पियर का। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं 5 ओम के रजिस्टर की। इसका भी रेजिस्टेंस हमें पता है 5 ओम्स का, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना जा रहा है, 10 वोल्ट का जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे ओम्स लॉ, तो कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू आई इंटू में 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 5 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं 10 ओम्स के रजिस्टर की। इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम्स, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है 10 वोल्ट। तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर का फॉर्मूला लगा दो, 10 इज इक्वल्स टू करंट तो निकालना ही है, इंटू 10 कर दो, तो करंट कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, यानी कि 10 ओम्स के रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है वो भी निकाल लिया। टोटल करंट कितना जा रहा था हमारे इस पूरे सर्किट में, यहाँ निकाला था ना 8 एम्पियर। अब ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जितना भी करंट जा रहा है, क्या उन तीनों ही करंट को ऐड करके करंट सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है उसके बराबर आ रहा है। चलो देखते हैं। 2 ओम्स के अक्रॉस कितना जा रहा था 5, ठीक है, 5 ओम्स के अक्रॉस कितना जा रहा था 2, 10 ओम्स के अक्रॉस कितना जा रहा था 1, तो 5 + 2 + 1 कितना हो गया 8 एम्पियर। लो हो गया प्रूफ कि हाँ भाई टोटल सर्किट में करंट कितना जा रहा था 8 एम्पियर, और यही 8 एम्पियर करंट हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम जल्दी से आ जाते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये रहा। ठीक है, ये सब वही है जो मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर। ये रहा, फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक अजीब सा ही कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा होगा रेजिस्टर्स का कि मैम ये है क्या। देख रहे हो आप, धीरे धीरे हमारा जो लेवल है ना वो बढ़ता जा रहा है। हमने कितने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और अब देखो हम आगे जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सवाल में है क्या, यहाँ पे आपको टोटल 1 2 3 4 और 5 रजिस्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा। अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो कैसे बना सकते हैं इसको इजी, तो देखो इन सबके पहले जो ना नाम रख देते हैं। ये वाला जो रजिस्टर है इसका हमने नाम रख दिया R1, इस वाले का नाम रख दिया हमने R2, इसका नाम रख दिया हमने R3, इसका नाम रख दिया हमने R4 और इस वाले का नाम हमने रख दिया कितना R5। यानी कि CD आर्म पे जो रजिस्टर है उसका नाम है R1, CE आर्म पे जो रजिस्टर है उसका नाम है R2, AD आर्म पे जो रजिस्टर है उसका नाम है R4, EB आर्म पे जो रजिस्टर है उसका नाम है R5 और DE आर्म पे जो रजिस्टर है उसका नाम है क्या R3। तो R1 R2 R3 R4 R5 क्या है, ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं R1 और R2 की। क्या R1 और R2 को देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं? भाई हुआ क्या, मेरे पास बेसिकली 2 रजिस्टर थे, है ना, दोनों ही रजिस्टर कैसे थे, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड थे। इसका जो करंट, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना था 3 ओम्स का था, इसका भी कितना था 3 ओम्स का था। लेकिन हुआ क्या, मैंने इन दोनों ही रेजिस्टर के बीच का जो कॉमन वायर था ना उसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया। इनिशियली मेरे पास 2 रजिस्टर्स थे, सीरीज में कनेक्टेड थे और दोनों का ही रेजिस्टेंस कितना था 3 ओम्स का था। अब मैंने क्या किया, इन दोनों ही रजिस्टर्स के बीच का जो ये वाला वायर है ना, ये वाला वायर, इसको उठा करके मैंने मोड़ दिया थोड़ा सा। तो जब मैंने बेंड किया तो अब मेरे रजिस्टर्स का शेप कैसा हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो? अब एक बात बताओ,
अभी भी तो ये सीरीज में ही कनेक्टेड है ना, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल थोड़ी ना हो गया। मैंने किया क्या, बस इन दोनों के बीच का जो वायर है उसको उठा करके बेंड कर दिया। यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। R1 और R2 क्या है, दोनों ही आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। बस मैंने उनके बीच का जो वायर है ना उसको बेंड कर दिया है, बेंड करके एक ट्रायंगल का शेप देने की मैंने कोशिश करी है। लेकिन अभी भी ये कैसे हैं, ये सीरीज में ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि R1 और R2 कैसे हैं, R1 और R2 आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो एक काम करते हैं ना, R1 और R2 के बीच का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका हम R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। लेकिन एक बात बताओ, मुझे तो यहाँ पे दोनों ही रेजिस्टर्स का R1 और R2 का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर लग रहा है। कितना लग रहा है, 3 ओम्स। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, N इंटू R लिख सकती हूँ, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब रेजिस्टेंस कैसा हो, बराबर हो। तो यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस कैसा है, बराबर ही है ना, R1 और R2 का। तो मैं क्या लिखूंगी, R1 और R2 जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, R1 और R2 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो R इक्विवेलेंट निकल करके आएगा, चलो उस R इक्विवेलेंट को मैं नाम दे देती हूँ। क्या नाम देती हूँ मैं, उसको मैं नाम दे देती हूँ RSI। ठीक है, उसको मैंने क्या नाम दिया है, उसको मैंने नाम दिया है RSI, या RSI नहीं RS1, यानी कि पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई पूरे सर्किट में मुझे सबसे पहले कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यही वाला तो दिख रहा है ना, R1 R2 का। R1 R2 आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, बस उनके बीच के वायर को मैंने मोड़ दिया तो लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो गए, पैरेलली कंबाइन हो गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। पैरेलल तो तब होते ना जब ये दोनों कुछ ऐसे कनेक्टेड होते, है ना, दोनों जब ऐसे कनेक्टेड होते तब इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते। अभी ये ऐसे नहीं है, अभी ये ऐसे कनेक्टेड हैं, तो ये सीरीज ही कहलाएगा। उसको उठा करके क्या कर दो, मोड़ दो, तो वो सीरीज बन जाएगा। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो। चलो मैं इसको ना आपको एक सिमुलेशन से सिखा देती हूँ। सिमुलेशन कहाँ गया हमारा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भैया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वायर लेकर के आते हैं, एक हम लेकर के आते हैं रजिस्टर, एक और वायर लेकर के आते हैं, एक और वायर लेकर के आते हैं। इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, एक रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, हमारा जो सवाल है ना उसमें ये है R1 और ये है R2, ऐसी कनेक्टेड है ना दोनों आपस में। तो देखने में हमको लग रहा है कि अरे ये तो आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली कनेक्टेड नहीं है। अगर इसको घुमा करके मैंने कुछ ऐसा कर दिया, अगर मैंने इसको घुमा करके कुछ ऐसा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये आप बोल सकते हो कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगी, है ना। ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा एक सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको घुमा करके ऐसा कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपको सीरीज में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब इनके बीच का मैंने वायर को घुमा के रखा था तो ये आपको पैरेलल दिख रहा था, जबकि ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होगा, सिमुलेशन से भी सिखा दिया है मैंने। चलो वापस से आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, अपने सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, R1 और R2, नेमिंग फिर से कर देते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4 और ये हो गया कितना, R5। ठीक है, तो R1 और R2 के बीच में जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका हम R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, और उस R इक्विवेलेंट को हम नाम भी दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, RS1। RS1 मतलब क्या, कि पहला सीरीज कॉम्बिनेशन का, RS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और 1 मतलब क्या, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो R/N। तो R कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, N इंटू R आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, 2 हैं, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो RS1 यानी कि पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का जो R इक्विवेलेंट है वो कितना निकल के आया है, 3 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो पहला RS1 कितना निकल के आया है, 6 ओम्स निकल करके आया है। ठीक है, अब ये जो RS1 आया है ना, मैं इन दोनों ही R1 और R2 की जगह, अब जो कि हमने इनके सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व कर लिया है, तो अब
इस R1 और R2 की जगह मैं क्या करती हूँ ना, एक ही अकेले इक्विवेलेंट रेजिस्टर रख देती हूँ। R1 और R2 की जगह मैं क्या कर रही हूँ, एक अकेला इक्विवेलेंट रेजिस्टर रख देती हूँ, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने अभी अभी निकाला है, कितना आया है, 6 ओम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 ओम्स का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर मैंने रख दिया है, RS1। ठीक है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, R3 के साथ, तो ये रहा क्या, R3। अब जरा दोनों को देखो, क्या दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड नहीं है, यानी कि R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड थे, और ये सीरीज जो कॉम्बिनेशन है वो R3 के साथ कैसे है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इस कॉम्बिनेशन को भी सॉल्व करूँगी। ठीक है, यानी कि अब क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम 1/R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RS1 प्लस 1/R3। RS1 मतलब क्या, R1 और R2 को सॉल्व करने के बाद जो R इक्विवेलेंट आया है वो कितना है, RS1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RS1 कितना आया है, 6 ओम्स, तो 1/6 प्लस 1/R3 कितना आया है, R3 आया है हमारा, वो भी कितना है, 3 ओम्स का ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ओम्स। और इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 6, 1 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स ही आता है। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स है ना, 3 2 6, तो ये लिख दिया हमने कितना, 2। तो कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/6, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6/3, यानी कि 2 ओम्स। तो इस पूरे छोटे से ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना निकल करके आया है, R2 निकल करके आया है। कितना निकल करके आया है, R2। और ये जो R इक्विवेलेंट है ना, इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, RP नाम दे देती हूँ। क्या नाम दिया मैंने इसको, RP नाम दिया। ठीक है, तो R1 और R2 आपस में सीरीज में कनेक्टेड थे। जब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को मैंने सॉल्व किया तो RS1 कितना आया, 6 ओम्स आया। ये जो S1 है ये R3 के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो जब मैंने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम्स आया। इस R इक्विवेलेंट को मैं नाम दे देती हूँ क्या, RP। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो RP है ना, ये R4 और R5 के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। भाई इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, देखो इधर पे ये जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कितना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R4 और यहाँ पे मैं बना देती हूँ क्या, R5। ठीक है, ये हो गया R4 और ये हो गया R5। इनको पकड़ करके मैंने सॉल्व कर दिया, कितना आया, 6। ये 6 इसके पैरेलली है, कितना आया, 2। अब इतने पूरे छोटे से ट्रायंगल की जगह पे मैं क्या कर देती हूँ, एक अकेला रजिस्टर बना देती हूँ, कुछ इस तरीके का। इतने पूरे छोटे से ट्रायंगल की जगह पे मैंने क्या किया, सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर बना दिया, जिसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है 2 ओम्स। और ये क्या है, ये है RP, है ना। R1 और R2 को सॉल्व करने के बाद आया RS1। ये RS1 R3 के साथ पैरेलली कनेक्टेड था। जब इसको सॉल्व किया तो RP कितना आया, 2 ओम्स आया। अब इस पूरे छोटे से ट्रायंगल की जगह पे मैंने एक बड़ा रेजिस्टर रख दिया, जिसका R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट है RP के बराबर, यानी कि 2 ओम्स। अब ये ये R4, R5 और RP ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इनके बीच का R इक्विवेलेंट निकालूंगी। कैसे, तो यहाँ पे 0.5 प्लस RP कितना है, 2 प्लस R5 कितना है, 0.5। ये कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 एम्पियर्स। तो आई होप 3 एम्पियर्स R इक्विवेलेंट कैसे आया है वो सबको समझ में आ गया होगा। नो सॉरी, इट्स 3 ओम्स। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने पूरे अपने इलेक्ट्रिक सर्किट का R इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया है। चलो फिर इसके बाद में पूछा क्या गया है भाई, फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट को क्लोज किया गया तो एमीटर की रीडिंग कितनी आई। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। तो R इक्विवेलेंट तो हमने निकाल लिया, कितना आया है, 3 ओम्स आया है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ का जब हमने यूज़ किया, यानी कि V इज इक्वल टू
आई इंटू आर किया तो V कितना है 3 है, I हमको कैलकुलेट करना है और R कितना हमने निकाला है, अभी 3 निकाला है, तो I कितना आ जाएगा 3/3 यानी कि I आ जाएगा अपना 1 एम्पियर। तो हमारा जो सर्किट में जो एमीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग कितनी आएगी 1 एम्पियर आएगी। क्यों? क्योंकि करंट कितना बह रहा है पूरे सर्किट में 1 एम्पियर बह रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बस आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में एग्जैक्टली कौन सा रजिस्टर किसी दूसरे वाले रजिस्टर के साथ कैसे कनेक्टेड है वो पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। एक बार आपने पहचान लिया ना तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्लास 10th पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। ठीक है, बस आपको ये पता करना है। इनफैक्ट ना इन रजिस्टर्स की वैल्यूज़ भी कम दी रहती है ताकि आपकी कैलकुलेशन लंबी ना जाए। देखो वोल्टेज केवल 3 वोल्ट का है, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस 0.5 है, दूसरे वाले का 3 है, 3 कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ भी आपको छोटी दी रहती हैं ताकि कैलकुलेशंस आपकी कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बच्चे को फंसाना कहाँ रहता है, बच्चे को फंसाना रहता है कि एग्जैक्टली बच्चा ये पता कर पा रहा है या नहीं कि रेजिस्टेंस का आपस में कॉम्बिनेशन कैसा है, कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि R1 R2 दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड थे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का हमने सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाला, उसको हमने नाम क्या दिया RS1 नाम दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया R1 और R2 की जगह हमने एक कॉमन रजिस्टर रख दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना था RS1 के बराबर था। ठीक है, वो वाला जो रजिस्टर है वो R3 के साथ कैसा था, पैरेलली कनेक्टेड था। उस कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास R इक्विवेलेंट यानी कि RP कितना आ गया 2 ओम्स आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में इस पूरे ट्रायंगल की जगह पे हमने क्या रख दिया, एक अकेला रेजिस्टर रख दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है RP के बराबर यानी कि 2 ओम्स के बराबर। अब ये जो रेजिस्टर है वो R4 और R5 के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम्स सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज दिस मच। आपके पास कुल मिलाकर के 3 रजिस्टर्स है, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम्स है। आपको पता करना है कि कैसे हम इन तीनों ही रजिस्टर्स को कंबाइन करें कि R इक्विवेलेंट सबसे पहले कितना आए 13.5 आए और दूसरे बार आपका R इक्विवेलेंट कितना आए 6 ओम्स आए। यानी कि आपको इन तीनों ही रजिस्टर्स को अलग अलग तरीके से कंबाइन करके देखना है। तो अभी तक हमने हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को 2 इजी कॉम्बिनेशन के साथ, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम तीनों ही रजिस्टर्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रजिस्टर्स को तो हमें जो R इक्विवेलेंट है वो कितना मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। तीनों रेजिस्टर्स हैं और तीनों ही रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम से, यानी कि बराबर है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, N इंटू R निकाल सकते हैं, है ना। कितने रेजिस्टर्स है 3 है, तो N की जगह हमने रख दिया कितना 3, R कितना है 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 3 18 ओम्स। लेकिन अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये जो हमारा आंसर है ना इसके साथ मैच कर रहा है ना हमारा आंसर इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या कि हम अपने तीनों ही रजिस्टर्स को सीरीज़ में कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सीरीज़ में कंबाइन कर रहे हैं तो R इक्विवेलेंट 18 ओम्स आ रहा है जो कि ना इसके बराबर है ना इसके बराबर है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक काम करते हैं ना, सेकेंड कॉम्बिनेशन भी ट्राई करके देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है यहाँ पे अभी। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम अपने तीनों ही रेजिस्टर्स को पैरेलली कंबाइन करके देखते हैं। तो हमें पता है कि तीनों ही रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कैसा है, बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो हम 1/R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। लेकिन जब हमें पता है कि तीनों का रेजिस्टेंस बराबर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, R/N निकाल सकते हैं। R की जगह क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, N की जगह क्या लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है 3 है, तो यहाँ हमने लिख दिया कितना 3। तो 3 3 कितना होता है भाई, 3 3 यहाँ पे हम बोलते हैं कि 9 होता है। इसका मतलब क्या कि ना ही हमारे जो रजिस्टर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं आपस में, इंटायरली पैरेलली कनेक्टेड है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी नहीं है और ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ हो गई समस्या। एक काम करते हैं, ना यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका क्या मतलब है कि एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है
कि जो दो रजिस्टर है, 3 में से जो 2 रजिस्टर हैं वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड है और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक बचा हुआ जो रजिस्टर है वो उनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने दोनों ही पॉसिबिलिटीज निकाल करके देख ली हैं। पैरेलल में भी तीनों को कनेक्ट करके देख लिया है, सीरीज में भी तीनों को कनेक्ट करके देख लिया है। ना ही 18 आ रहा है और ना ही यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 3 आ रहा है। इसका क्या मतलब? ना सीरीज है ना पैरेलल है, इंटायरली क्या है, 2 रजिस्टर्स आपस में पैरेलली कनेक्टेड है और उस 2 रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो सकता है। अब यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो हमको रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है 9 और 9, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन का हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं? अगेन आर अपॉन एन करके, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह हम क्या लिख देंगे? आर की जगह लिख देंगे हम 9। नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं? 2। तो इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना निकल करके आ गया है? 9/2 आ गया है, ठीक है। 9/2 ओम्स आ गया है। अब इन दोनों ही रेजिस्टर्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि जब मैंने इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है तो अब मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह मैं क्या रख देती हूँ? केवल एक रजिस्टर रख देती हूँ, यानी कि इन 2 रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की जगह पे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर रखा है जिसका आर इक्विवेलेंट कितना है? इस कॉम्बिनेशन के बराबर है, यानी कि 9/2 के बराबर है, ठीक है। एक रजिस्टर सीरीज में है, 2 आपस में पैरेलल में है। तो पहले हमने 2 पैरेलल वालों का आर इक्विवेलेंट निकाला, कितना आया? 9/2 आया, है ना। अब इसको इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया? इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह पे मैंने एक अकेला रेजिस्टर रख दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है? इस कॉम्बिनेशन के आर इक्विवेलेंट के बराबर है, यानी कि 9/2 के बराबर है, जैसा कि हमने अपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो कितना आ जाएगा? इसका कितना है? 9 है ना। अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे हम अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है भाई? 2 टाइम्स आता है। तो 9 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास कुल मिलाकर के आंसर कितना आने वाला है? 13.5 ओम्स आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है हमारा सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि आर इक्विवेलेंट देखो कितना आया? 13.5। क्या 13.5 हमारे पास है? हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या? सवाल में हमसे पूछा गया था कि शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम्स सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज दिस एंड दिस। तो 13.5 ओम्स जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो कैसे आया? जब हमने 3 में से 2 रेजिस्टर्स को कैसे किया? पैरेलली कंबाइन किया और तीसरे वाले को उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में जोड़ा। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना निकल कर आया? 13.5 आया। अब एक काम करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी है। क्यों? एक और पॉसिबिलिटी कैसी है? अभी यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन किया था ना और एक को सीरीज में। अब हम 2 को सीरीज में कर लेते हैं और एक को पैरेलल करके देखते हैं, यानी कि आपके पास कुछ इस तरीके का आप बोल सकते हो कि एक सेटअप आएगा, एक सर्किट बनेगा। वहाँ पे हमने 2 को पैरेलल रखा था और एक को सीरीज में। यहाँ पे हमने 2 को सीरीज में रखा है और एक को पैरेलल में रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है उसको हम निकाल लेते हैं। ये रहा क्या? R1 और ये रहा क्या? R2। R1 और R2 आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे इस सीरीज कॉम्बिनेशन का? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू या तो आप R1 प्लस R2 कर दो या NR कर दो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे कितने हैं रजिस्टर? 2 हैं और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 9 है। ये कितना हो जाएगा? 18। तो R इक्विवेलेंट हमारे इस सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना आया है? 18 ओम्स आया है, ठीक है। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, इसकी जगह पे मैं केवल एक रजिस्टर रख देती हूँ। इन दोनों ही R1 और R2 की जगह, क्योंकि मैंने इनका R इक्विवेलेंट निकाल लिया है 18 ओम्स, अब मैं अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों की जगह केवल एक रजिस्टर रख देती हूँ, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के R इक्विवेलेंट के बराबर होगा, यानी कि 18 ओम्स का होगा, ठीक है।
ये सिर्फ मैं अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए कर रही हूँ कि दोनों ही रेजिस्टर्स की जगह पे मैंने एक रेजिस्टर रख दिया जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, इस आर इक्विवेलेंट के बराबर है, यानी कि 18 ओम्स है। अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तीसरे वाले बचे हुए रेजिस्टर के साथ जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम्स है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1, 9 1 9, 9 2 कितना होता है भाई, 18 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/18। लेकिन हमको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ये तो 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 18/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18। तो इस कॉम्बिनेशन से R इक्विवेलेंट कितना आया, 6 ओम्स के बराबर आया। क्या ये 6 ओम्स हमें चाहिए था, हाँ यही तो चाहिए था। कैसे निकाला हमने ना, देखो इनिशियली हमारे पास 3 रजिस्टर्स थे, तीनों का रेजिस्टेंस 9 ओम्स का था। पहले हमने तीनों को सीरीज में करके देखा, सीरीज में शायद 18 आया था जहाँ तक मुझे याद है, 18 हमारे ऑप्शंस में नहीं था, यानी कि हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में शायद हमने जब हमने तीनों को ही पैरेलली कंबाइन करके देखा था तो आई गेस शायद 3 ओम्स आया था आर इक्विवेलेंट, वो भी हमें नहीं चाहिए है, हमें कुछ और ही वैल्यूज़ चाहिए है। इसका मतलब क्या कि तीनों ही रेजिस्टर्स ना ही आपस में सीरीज में कनेक्टेड है एंटायरली, ना ही तीनों के तीनों आपस में एंटायरली पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दो रेजिस्टर्स को हम पैरेलल ले लें और बचे वाले को उनके उस कॉम्बिनेशन के सीरीज में ले लें, या एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि दो रेजिस्टर्स को हम सीरीज में ले लें और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ हम तीसरे वाले को पैरेलली ले लें। यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर जब हमने आर इक्विवेलेंट निकाला तो एक आया 13.5 और दूसरा आया 13.5 ओम्स और दूसरा आया 6 ओम्स, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड हमने एक ऑलरेडी सवाल करके रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। अब यहाँ पे आपके पास एक सर्किट है और इस सर्किट पे आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपके पास टोटल 5 रेजिस्टर्स हैं और R1 R2 का 2 है, R3 R4 का 2 ओम्स है और R3 का कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम्स है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो जितने भी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, उन पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व कर लो। क्यों, क्योंकि जब आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर बनेगा ना, वो हम बोल देंगे कि R3 के साथ कैसा होगा, सीरीज में होगा। जब आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो एक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर आएगा वो भी R3 और इस वाले रेजिस्टर के साथ क्या होगा, सीरीज में कंबाइन होगा, सीरीज में अरेंज होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले R1 और R2 आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली, तो और दोनों का ही रेजिस्टेंस भी कितना है, 2 है। तो R इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/N, यानी कि 2/2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 ओम्स। 2 ओम्स कैसे आया, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने पर आया। अब इन दोनों ही R1 और R2 की जगह मैं क्या करती हूँ ना, एक रेजिस्टर रख देती हूँ, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर, और उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इनके R इक्विवेलेंट के बराबर होगा, यानी कि 1 ओम्स होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो आपको रेड कलर का रेजिस्टर दिखाई दे रहा है ये रख दिया मैंने, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम्स है, और ये जो रेजिस्टर है ये मेरे R3 के साथ कैसा है, पैरेलल है। इतना समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ये जो दूसरा वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें भी R4 और R5 का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम्स है। तो यहाँ पे भी हम R डैश इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, अब इसको हम R डैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कितना आ जाएगा, तो R/N इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1 ओम्स। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी जो R इक्विवेलेंट है, R डैश इक्विवेलेंट है, वो कितना आया है, 1 ओम्स आया है। तो इन दोनों ही रजिस्टर की जगह पे मैं एक कॉमन रजिस्टर रख देती हूँ अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए।
ठीक है। अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाँ भाई इन दोनों ही कॉम्बिनेशन को इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो जो आर इक्विवेलेंट है वो सीरीज में आ जाएगा R3 के साथ। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका जो आर इक्विवेलेंट है R डैश इक्विवेलेंट वो हो जाएगा इन दोनों के साथ सीरीज में। तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, इतने सारे रजिस्टर्स को आप जो है ना सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, अब इन दोनों ही रजिस्टर की जगह पे आप क्या रख दो, एक अलग सा रजिस्टर रख दो जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस कॉम्बिनेशन के आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा, यानी कि 1 ओम्स होगा। फिर इसके बाद में कौन आ जाएगा, R3 आ जाएगा, उसका कितना है, उसका है 3 ओम्स। ठीक है, फिर इसके बाद में इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो इन R4 और R5 की जगह पे आप क्या रख सकते हो, एक दूसरा R इक्विवेलेंट रेजिस्टर रख देते हो जिसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस हम बोलते हैं कि R डैश इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 ओम्स हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये वाला और ये वाला तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, क्या करोगे, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दोगे, कितना आ जाएगा, इसका है 1, इसका है 3 और इसका भी है कितना 1, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर कितना, 5 ओम्स। मैंने आपको बोला है ना, यहाँ पे बच्चों को बस एक ही जगह पे जो ना ट्रिक किया जाता है, एक ही जगह फंसाया जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चे को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक कंसेप्ट पता है या नहीं है, बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कि कैसे रजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, कैसे वो पैरेलली कनेक्टेड हैं। अदरवाइज वैल्यूज देखो सब छोटी छोटी दी गई हैं, 2, 3 बस यही दिया गया है। वैल्यूज में आपको नहीं फंसाएगा, आपकी कैलकुलेशन को यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं किया जाने वाला है, बस आपको ये समझना है कि कहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है, कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो दिखने में इनिशियली हमको ये सवाल शायद मुश्किल लगा होगा कुछ बच्चों को, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे, इसके बाद में ये वाले पे जाओगे, फिर क्या होगा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका आर इक्विवेलेंट आया है वो R3 के साथ सीरीज में होगा। इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के पास जो आपके पास R डैश इक्विवेलेंट आया है वो आर इक्विवेलेंट और R3 के साथ सीरीज में होगा। सीरीज का फॉर्मूला लगा देना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 ओम्स। आई होप इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी अभी समझाई हैं। चलो अब हम बात करते हैं आगे की। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन द सर्किट गिवन एज बिलो। ये हमारे पास सर्किट है, इसमें हमको I करंट के बारे में बताना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। यू हैव 4 रजिस्टर्स ऑफ 8 ओम्स ईच, शो हाउ वुड यू कनेक्ट दी रजिस्टर्स। अच्छा ये शायद कोई दूसरा ही सवाल आ गया इसमें, कोई नहीं, पहले हम इसको कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, इसके बाद में हम सेकंड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक सर्किट है, इस सर्किट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो टोटल कितने रजिस्टर हैं, 1, 2, 3 और ये 4, इनको हम नाम दे देते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। ED साइड पे जो रजिस्टर है उसका नाम है R4, AC पे जो है वो है R3, AB पे जो है वो है R1, BC पे जो है वो है R2 और AC वाला है R3। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो R3 और R4 है, क्या ये दोनों ही आपको एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज नहीं दिख रहे हैं, है ना। R3 और R4 कैसे हैं, अभी इसको मत देखो, थोड़ी देर के लिए इन दोनों को छुपा दो। कैसे छुपाएंगे, ऐसे छुपा देते हैं अभी। ठीक है, ये लो, ये छुपा दिया हमने, पूरा हमने कॉम्बिनेशन ही छुपा दिया। अभी के लिए क्या है हमारे पास, अभी के लिए हमारे पास है ये वाला R3, ये पूरा ही मिट गया, चलो फिर से बना देते हैं, ये हमने रब कर दिया। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास ले दे करके R3 है और आपके पास R4 है। तो R3 और R4 क्या आपको पैरेलली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, पैरेलल में है ना और दोनों का ही रेजिस्टेंस भी कैसा है, बराबर है, तो या तो आप 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 कर लो, या मेरा तरीका अपना लो, क्या हो सकता है, R/N हो सकता है। कब लोगे, जब रेजिस्टेंस बराबर होगा। रेजिस्टेंस कितना है, 30 है और आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट निकल करके कितना आया है भाई, R इक्विवेलेंट आया है 15 ओम्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बदले
यानी कि 2 रजिस्टर्स के बदले R3 और R4 के बदले आप क्या करोगे, केवल एक रजिस्टर रख दोगे और उस एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वो होगा R इक्विवेलेंट के बराबर यानी कि 15 ओम्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको रख कर देती हूँ और इसको कायदे से लिख देती हूँ। तो हमारे पास पहले क्या था, ये था हमारे पास R1 और ये था हमारे पास R2, है ना, यही था ना। चलो तो ये हो जाएगा क्या, अपना R1 और ये क्या हो जाएगा अपना R2। मैंने आपको क्या बोला, R3 और R4 की जगह पे आप केवल एक रजिस्टर रखो जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट के बराबर है यानी कि 15 ओम्स के बराबर है। तो ये आपने एक कॉमन रजिस्टर रख दिया, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट के बराबर यानी कि 15 ओम्स है। अब कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है ना, सवाल थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है जैसे कि हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्राइंगल वाला, R1 और ये जो R इक्विवेलेंट है ये दोनों आपस में सीरीज में है ना, हमने बस क्या किया है, वायर को मोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस R1 और इस R इक्विवेलेंट के बीच में आप बोल सकते हो कि R डैश इक्विवेलेंट यानी कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस सीरीज कॉम्बिनेशन का हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो उस R इक्विवेलेंट को हम नाम दे देते हैं R डैश इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि R इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं ना, तो आपको यहाँ पे R डैश इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो R1 का रेजिस्टेंस कितना है भाई, 15 है और R इक्विवेलेंट भी आपके पास कितना आया है, 15 ही आया है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 30 ओम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और इसको R1 और इस R इक्विवेलेंट को सॉल्व करने के बाद आपके पास R डैश इक्विवेलेंट कितना आया है, 30 ओम्स का आया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, इस R1 और इस R इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या रखो, एक कॉमन रजिस्टर रख दो जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट के बराबर है, सॉरी ये R डैश इक्विवेलेंट के बराबर है, कितना है, 30 ओम्स का है। तो ये रख दिया हमने 30 ओम्स। बचा कौन है, बचा है हमारे पास R2। अब ये जो R2 है ना, ये हमारे इस ग्रीन वाले यानी कि R1 और R इक्विवेलेंट की जगह पे जो हमने रेजिस्टर रखा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R डैश इक्विवेलेंट के बराबर है 30 ओम से, उसके पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और आसान हो गया। अब क्या करेंगे, R2 यहाँ पे कितना है भाई, R2 यहाँ पे हमारा 15 ओम्स है। अब क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/50 कितना हो जाएगा, ये हो गया 30, ये हो गया 1, ये हो गया कितना 2 ज़ा, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3/30। ठीक है, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाने वाला है यहाँ पे 10 ओम्स। आई होप ये सभी को चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे हम ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। जितना हो सकता है अपने सर्किट को आसान बनाने की कोशिश करो। R3 और R4 आपस में पैरेलली कनेक्टेड थे, उनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया था 15 ओम्स। ठीक है, ये क्या आ गया था, R इक्विवेलेंट आ गया था। अब इन दोनों की जगह पे मैंने एक रजिस्टर रख दिया था जिसका R इक्विवेलेंट कितना था, 15 ओम्स का था। अब ये वाला जो रजिस्टर है और ये जो हमारा R1 था, ये दोनों आपस में सीरीज है, तो R डैश इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला, 30 ओम्स का निकाला। फिर इसके बाद में R1 और इस R इक्विवेलेंट की जगह पे हमने एक कॉमन रजिस्टर रख दिया जिसका जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर था, R डैश इक्विवेलेंट के बराबर यानी कि 30 ओम्स के बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 30 और R2 को आपस में क्या कर दिया, पैरेलल कनेक्शन में कर दिया और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारा R डबल डैश, ठीक है, R डबल डैश इक्विवेलेंट कितना निकल करके आ गया, 10 ओम्स। तो पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है, R डैश इक्विवेलेंट के बराबर यानी कि 10 ओम्स है। ठीक है, आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ रही होगी। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, R डैश इक्विवेलेंट 10 ओम्स। अब आ जाओ किस पे, कुछ और भी पूछा था क्या इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। अच्छा, करंट भी पूछा गया है। यहाँ पे तो हमने क्या निकाला है अभी, R डैश इक्विवेलेंट निकाला है। करंट कैसे निकालेंगे भाई, अगेन लगा देंगे ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। पोटेंशियल कितना दिया है बैटरी का, 3 दिया गया है और करंट हमसे पूछा गया है। R इक्विवेलेंट हमने अभी भी कितना निकाला है, 10 निकाला है। ठीक है, तो करंट कितना आ जाएगा, 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट में करंट हो रहा है 0.3 एम्पियर फ्लो। ठीक है,
इसको मैं रब कर देती हूँ। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। यू हैव 4 रजिस्टर्स ऑफ 8 ohms ईच, शो हाउ वुड यू कनेक्ट दीज रजिस्टर्स टू हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms। आपके पास 4 रजिस्टर्स है और चारों का ही रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 8 ohms का है। आपको बताना है कि हम कैसे अरेंज करें इन सभी 4 रजिस्टर्स को कि जो आर इफेक्टिव है वो कितना आ जाए, 8 ohms आ जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सभी के सभी रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू आर। कितने हैं रजिस्टर्स, 4 हैं। हर एक का रजिस्टर्स कितना है, रेजिस्टेंस 8 है। तो 8 4 का कितना हो गया, 32। तो ये तो दिख ही रहा था, है ना, कि हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना था, 8 ohms था। और अगर हम इन चारों रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आर इफेक्टिव तो हमें मैक्सिमम मिलने वाला है। कितना मिल गया, 32 ohms मिल गया। यानी कि चारों की 4 रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करके देखते हैं। कैसे कनेक्ट करके देखेंगे, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन। हर एक का कितना है, हर एक का रेजिस्टेंस आर। कितने हैं टोटल, 4 हैं। तो 4 2 8, ये भी नहीं है। यानी कि ना ही हमारे चारों रजिस्टर्स आपस में एंटायरली पैरेलली कनेक्टेड हैं और ना ही वो एंटायरली कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 4 है ना, हम 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। 4 में से हम 2 को क्या करते हैं, आपस में पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं और फिर इस कॉम्बिनेशन को हम दूसरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि 4 रजिस्टर है ना, 4 में से 2 को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली जो बचे हुए जो 2 वो हमारे पास रजिस्टर्स हैं उनको भी हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। और इन दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम आपस में सीरीज में कनेक्ट करके देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट है वो 8 ohms निकल करके आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको 8 ohms ही चाहिए है आर इक्विवेलेंट। चलो निकाल के देखते हैं। इसका भी कितना है, 8, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन, यानी कि 8 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 4। ये 4 किसका आया, इस वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसमें भी हम कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन, यानी कि हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 8। कितने रेजिस्टर्स, 2, तो ये हो गया कितना, 4 ohms। तो इस वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कितना है, 4 ohms है, और इस वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कितना है, 4 ohms है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, दोनों ही जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे आपने आर इक्विवेलेंट निकाला है, आर इक्विवेलेंट निकाला है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपने आर डैश इक्विवेलेंट निकाला है। तो आर डबल डैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8 ohms। और 8 ohms ही तो हमें चाहिए था। खत्म किस्सा। हमारे पास 4 रजिस्टर्स थे, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना था, 8 ohms का था। पहले हमने सभी को सीरीज में कनेक्ट करके देखा तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल करके आया, 32 ohms निकल के आया। लेकिन हमें कितना चाहिए है, 8 ohms, यानी कि आपस में सभी के सभी सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। कंटिन्यू कर दो। फिर इसके बाद में हमने चारों के चारों को पैरेलली कनेक्ट करके देखा। पैरेलल में भी हमको आर इक्विवेलेंट 8 ohms नहीं मिला। इसका मतलब क्या कि ना ही चारों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ना ही चारों आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। अब क्या करें, हमने अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाना शुरू किया। हमने सोचा कि चलो 4 है ना, एक काम करते हैं, 2 का ग्रुप बना देते हैं। 2 को हम कर देते हैं पैरेलल में, बाकी बचे हुए 2 को भी हम कर देते हैं पैरेलल में, और दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कनेक्ट कर देते हैं किसमें, सीरीज में। अब हम देखते हैं पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना निकल करके आता है। तो इसका भी 8, इसका भी 8, तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन। कितना हो जाएगा, आर की जगह रखेंगे 8, कितने रजिस्टर्स हैं, 2 हैं, तो एन की जगह पे रख दिया हमने कितना, 2, कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे हमने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट कितना निकाल के रखा, हमने 4 ohms, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले कॉम्बिनेशन की। दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में भी हम आर डैश इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर अपॉन एन से। कितना आ जाएगा, 4 ohms आ जाएगा। अब ये जो आर इक्विवेलेंट है और ये जो आर डैश इक्विवेलेंट है, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो एंटायर सर्किट का आर डबल डैश इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आर प्लस
ये R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट प्लस R डैश इक्विवेलेंट यानी कि ये वाला 4 और ये वाला 4 कितना हो जाएगा, टोटल 8 ओम्स। तो हमारे एंटायर सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना निकल करके आ गया, 8 ओम्स, जितना कि हमें क्वेश्चन में चाहिए था। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि 4 में से आप बोल सकते हो कि दो दो को हमने ग्रुप बनाया, दोनों ही ग्रुप्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। चलो, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा। देखो कुछ इस तरीके का है कॉम्बिनेशन, दिख रहा है आपको, जो कि मैंने बनाया था। ये इसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में, और दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। चलो, अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मैनी 176 ohms resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने आपको बोला था ना कि हर तरीके के सवाल बता देंगे हम इसी सेशन में। तो देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ रेजिस्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट करके बताने हैं, यानी कि यहाँ पे आपको n की वैल्यू बतानी है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको बताया गया है कि सभी जो रेजिस्टर्स है वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल R अपॉन n। यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप n की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब आपके पास R इक्विवेलेंट होगा और जब आपके पास R होगा, यानी कि पूरे एंटायर सर्किट में R इक्विवेलेंट कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा, और इंडिविजुअल रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कैपिटल R की जगह पे वो वैल्यू रखोगे। तो ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो 176 ओम्स का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स होंगे, अभी हमको नहीं पता है कितने भी हैं, n नंबर्स होंगे हमारे पास, तो उन सभी n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 176 ओम्स है, ठीक है। तो चलो R की जगह पे तो हमें पता चल गया कि क्या रखना है, 176। अब सवाल ये आता है कि इस R इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या रखें। तो देखो हमको सवाल में दिया गया है कि पोटेंशियल सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट की है, करंट भी कितना जा रहा है, 5 एम्पियर का जा रहा है। तो क्यों ना हम ओम्स लॉ से V = I × R के फॉर्मूले से हम पूरे सर्किट में R इक्विवेलेंट को निकाल के पता कर लें। कैसे हो पाएगा, तो V = I × R, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है यहाँ पे 220 और करंट कितना है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, यानी कि पूरे सर्किट में R इक्विवेलेंट कितना है, 220/5 है। तो अब आपके पास R इक्विवेलेंट की भी वैल्यू है, R की भी वैल्यू है, तो अब आप क्या निकालोगे, N की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, 220/5 = 176/n, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 × 20 और फिर से क्या हो जाएगा, 5 4 × 20। तो n = 176 डिवाइडेड बाय 44, ये कितना हो जाएगा, 2 2 × 4, 2 2 × 4, ये कितना हो जाएगा, 2 8 × 16, 2 8 × 16, ये कितना हो जाएगा, 2 1 × 2, 2 1 × 2, ये जाएगा 2 4 × 8, 2 4 × 8, 11 1 × 11, 11 4 × 44। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने आए, 4। भाई n क्या बताता है, 4, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ही तो बताता है ना। तो n की वैल्यू है आपके पास 4, यानी कि आपको इस अपने पूरे सर्किट में 4 रेजिस्टर्स को लगाना है, और हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 176 ओम्स का होगा। तो ये सवाल थोड़ा हटके था, यहाँ पे आपको R इक्विवेलेंट तो निकालना ही था, लेकिन आपको नंबर ऑफ रेजिस्टर्स भी निकालने थे। तो कैसे, हर एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपको गिवन था, आपको वोल्टेज गिवन था, आपको करंट गिवन था। तो ओम्स लॉ से आपने क्या किया, पूरे सर्किट का, एंटायर सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है वो आपने निकाल लिया। कितना निकाला, 220/5 यानी कि 44 ओम्स, ठीक है। इस 44 ओम्स को आपने कहाँ रखा, R इक्विवेलेंट की जगह पे रखा। R की जगह पे आपने क्या लिखा, 176 लिखा, और N की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 4 निकाल ली। चलो, अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे आपको बल्ब दिया गया है और बल्ब की पावर दी गई है। कितनी पावर दी गई है, 10 वॉट। देखते हैं सवाल क्या है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड एट 10 वोल्ट।
यानी कि 10 वॉट, यानी कि हर एक बल्ब की जो पावर है वो कितनी है, 10 वॉट की है। हाउ मेनी लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। यानी कि अगेन यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। और ये सभी के सभी जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं। यानी कि आपको R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R अपॉन N पता होना चाहिए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब निकालने हैं, यानी कि आपको N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब आपके पास R की वैल्यू होगी, साथ ही साथ R इक्विवेलेंट की भी वैल्यू होगी। तो जैसे कि हमने अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सर्किट में R इक्विवेलेंट को निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कब? जब आपके पास करंट और पोटेंशियल या वोल्टेज की वैल्यू गिवन हो। तो क्या आपको करंट की वैल्यू गिवन है? हाँ बिल्कुल गिवन है। वोल्टेज की वैल्यू गिवन है? हाँ बिल्कुल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट पहली फुर्सत में निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू R इंटू आई होता है। तो R कैसे निकालेंगे, V अपॉन आई। V कितना है, 220, और हमारा करंट कितना है, 5 एम्पियर है। तो ये कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आ गया अपना 44 ओम्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में R इक्विवेलेंट तो चलो हमने निकाल लिया। अब बारी आती है R निकालने की, यानी कि हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हमें नंबर कैलकुलेट करना है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करके बतानी है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, यहाँ पे हमको उस बल्ब के बारे में, उसकी पावर के बारे में पता है। कितनी पावर है उसकी, 10 वॉट की है। अब पावर जो कि हम अपना रिवीजन, इस चैप्टर का रिवीजन हम कर चुके हैं, तो हमको पता है कि पावर के अलग अलग फॉर्मूलेज हो सकते हैं। ठीक है, पावर हमको पता है क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। और एक फॉर्मूला क्या होता है पावर का, एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, एक फॉर्मूला हम बोलते हैं कि V इंटू आई भी होता है, एक हम बोलते हैं कि I स्क्वायर इंटू आर भी होता है। लेकिन इन सभी फॉर्मूलेज में से हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, देखो इधर पे पावर हमको गिवन है, कितनी है, 10 वॉट की है। क्या हमको पोटेंशियल गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। देखो ना 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको मिलने वाली है, तो पोटेंशियल यहाँ पे हमको गिवन है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेजिस्टेंस। भाई आपको नंबर ऑफ बल्ब्स कैलकुलेट करके बताने हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ बल्ब्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको R इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, वो तो हमको पता है, निकाल लिया हमने 44 ओम्स। आपको हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। हर एक बल्ब के रेजिस्टेंस को आप कैसे निकाल सकते हो, पावर के फॉर्मूले से। क्यों निकाला है पावर के फॉर्मूले से, क्योंकि इस पावर के अलावा हमको बल्ब के बारे में और कोई भी जानकारी नहीं है। पावर हमको पता है हर एक बल्ब की कितनी है, 10 वॉट की है। यानी कि हर, आप बोल सकते हो कि बल्ब की पावर क्योंकि 10 वॉट की है और हर एक बल्ब को 220 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि हर एक बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो वो सभी बल्ब के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पावर हमें पता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई है, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R है। तो हमें यहाँ पे R चाहिए है। R हमको फर्स्ट और थर्ड वाले फॉर्मूले से मिल सकता है, सेकेंड वाले फॉर्मूले से हमें रेजिस्टेंस हमें नहीं मिल पाएगा। तो हम फर्स्ट और थर्ड वाले में से कौन सा यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में V की वैल्यू गिवन है, हमको करंट तो पता ही नहीं है कि हर एक बल्ब के पास करंट कितना जा रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू आर अपॉन R करेंगे। ठीक है, तो पावर कितनी है, 10 है, V कितना है, V का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमको निकालना ही है, तो ये हमने कर दिया क्या, रेजिस्टेंस। ये 0 से ये 0 चला गया, R को भेज दो कहाँ, LHS में, तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 22 कितना होता है, 484, कितना होता है, 484, और ये 0 तो है ही, तो यहाँ पे 0 भी लगा देंगे। तो हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4840 आ गया। अब आपके पास R इक्विवेलेंट है, आपके पास R है, आपको क्या निकालना है, N निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो इधर पे, तो 44 इज इक्वल्स टू 4840 डिवाइडेड बाय N। ठीक है, कैसे निकालोगे, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 2 जा, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया 0,
ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये 11 1 ज़ा 11 और 11 11 ज़ा कितना होता है 121, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 110 नंबर ऑफ बल्ब्स आपको चाहिए है, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 110। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही है, बस यहाँ पे आपको पावर के बारे में बताया गया था कि हर एक रेजिस्टर या जो आपके पास बल्ब है उसकी पावर इतनी है। तो और आपको ये भी बताया गया था कि कितने वोल्टेज के साथ उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो जब आपको पावर पता है, आपको वोल्टेज पता है, तो आपको हर एक बल्ब पर क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस आ गया, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, बस फॉर्मूले में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ स्टूडेंट हैज़ 2 रजिस्टर्स, 2 ओम्स का है और 3 ओम्स का है। शी हैज़ टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2 एज शोन इन द सर्किट। The current that she needs in the entire circuit is exactly 9 ampere. Show by calculation which of the 2 resistors should she choose. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक सर्किट है, R1 4 ओम्स का है, R2 उसके पास बेसिकली 2 रजिस्टर हैं, एक है 2 ओम्स का और एक है 3 ओम्स का। अब उसे डिसाइड करना है कि R2 की जगह पे उसको कौन सा रजिस्टर रखना है, 2 ओम्स का रखना है या 3 ओम्स का रखना है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 12 वोल्ट का, और वो चाह रही है कि इस पूरे एंटायर सर्किट में करंट कितना है, करंट होना चाहिए 9 एम्पियर का। अब हमको ये बताना है कि R2 की जगह पे वो कितने ओम्स का रजिस्टर रखे, 2 ओम्स का रखे या 3 ओम्स का रखे, कि सर्किट में करंट कितना बहने लगे, 9 एम्पियर का करंट बहने लगे। तो एक काम करते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल यहाँ पे है 12, करंट कितना फ्लो होना चाहिए पूरे हमारे सर्किट में 9 एम्पियर का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 12/9, कितना हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि आपके पूरे एंटायर सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है वो कितना निकल के आना चाहिए, 4/3 निकल के आना चाहिए। मैंने कैसे पता किया भाई, मुझे इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल कितना जा रहा है ये पता था, इस पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है मुझे ये पता था, तो मैंने सिंपली ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, कितना आ गया R इक्विवेलेंट 4/3, यानी कि R1 तो चलो 4 ओम्स है, अब R2 चाहे वो जो भी रखे, चाहे वो 2 ओम्स का रखे चाहे वो 3 ओम्स का रखे, मुझे इससे मतलब नहीं है। पूरे एंटायर सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए। अब एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले तो हम R2 की जगह क्या रख के देखते हैं, 2 ओम्स का रजिस्टर रख के देखते हैं। हमको पता है कि R1 और R2 आपस में कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो अगर हम R2 की जगह पे क्या रख देंगे, 2 ओम्स का रजिस्टर रख देंगे, तो अब हमें क्या करना है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, 2 के टेबल में कितने बार आता है भाई, 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4/3। क्या यही हमको चाहिए था, हाँ जी यही हमको चाहिए था। तो अगर वो रजिस्टर को R2 की जगह पे 2 ओम्स का रजिस्टर रख देती है तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का 4/3 ओम्स आ जाता है, और यही R इक्विवेलेंट हमको चाहिए कब, जब हमारे सर्किट में 9 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि उस बच्चे को 2 ओम्स का रजिस्टर रख देना चाहिए R2 की जगह, तभी पूरे एंटायर सर्किट में करंट कितना होगा, एग्जैक्टली 9 एम्पियर का होगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे हमने ये चीज़ करी है, ठीक है। ये इसका पूरा सल्यूशन है। तो रजिस्टर कितने ओम्स का रखना है, 2 ओम्स का। चलो तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही, काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं और मुझे लगता है कि हर एक सवाल को मैंने बहुत ही डिटेल में और बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। लेवल 1 से हमने स्टार्ट किया था, लेवल 2 पर हम पहुँचे, लेवल 3 पे हम पहुँचे, हमने कुछ बोर्ड एग्ज़ाम्स के भी, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स के भी हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब मैंने हाईलाइट नहीं किया है कि कौन से ईयर में कौन सा सवाल आया था, कौन सा सैम्पल पेपर का है, कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया है, लेकिन कुल मिलाकर के जितने भी सवाल करे हैं हमने, सभी के सभी बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो इस सेशन को आप बार बार देखते रहिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं उन क्वेश्चंस को आप करते जाइए। आपके पास भी जो भी आप बुक रेफ़र करते हो उस बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए।
जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उन डाउट्स को क्लियर करने की। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।